दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोमांवी होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा ताल्लुक एक ऐसे मफलूकुल हाल घराने से था जहां 2 वक्त की रोटी का हसूल भी किसी मार्के से कम न था। और ऐसे हालात में तालीम हासिल करना एक ऐसा ख्वाब था जिसे देखना भी हम जैसों के लिए जुर्म लगता था। लेकिन मैं अपनी जिद और जुनून की पक्की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इल्म ही वो वाहिद हथियार है जो हमें इस जिल्लत की जिंदगी से निकाल सकता है। मेरे वालिद शदीद अलालत के बायस बिस्तर से लग चुके थे और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे इन कांधों पर आ पड़ी थी, जो अभी खुद सहारे की तलाश में थे, जबकि मेरी 2 छोटी बहनें और एक नन्हा भाई मेरी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते थे कि शायद मैं इनके तारीख मुस्तकबिल में रोशनी की कोई किरण भर सकूं। मैंने मैट्रिक तो जैसे तैसे मुकम्मल कर लिया, लेकिन जब आगे कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो गुर्बत एक ऐसी बला बनकर सामने खड़ी हो गई जिसने मेरे तमाम अरमानों को निगलने की कोशिश की। और मैं अपनी सहेलियों को कॉलेज जाते देखकर कमरे के कोने में दबक कर रोती रहती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी न थे कि मैं दाखिला फॉर्म खरीद सकती। आखिरकार हालात की सितम ज़रीफी ने मुझे नौकरी ढूंढने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक मैट्रिक पास लड़की को इस बेरहम माशरे में सवाए ठुकराए जाने के कुछ न मिला, जहां हर कदम पर तजर्बे और हनर की दीवार खड़ी थी। और मैं रोजाना थक हार कर खाली हाथ घर लौटती तो अपनी बीमार माँ का चेहरा देखकर कलेजा मन को आता था। जब भूख ने घर के बर्तन तक बेचने पर मजबूर कर दिया तो मेरी एक खैरख्वाह सहेली तहमीना ने मुझे मशवरा दिया कि मैं कोई तकनीकी कोर्स कर लूं, क्योंकि इसके बगैर इस शहर में नौकरी मिलना नामुमकिन है। और इसने अपनी मदद से मेरा दाखिला एक सरकारी अस्पताल में लेडी हेल्थ वर्कर के कोर्स में करवा दिया, ताकि मैं कम अज कम अपने पांव पर खड़ी हो सकूं। मेरी माँ इस काम के हक में नहीं थी, क्योंकि वो बुरी सहना बेशमादी अस्पताल के माहौल और बाहर की दुनिया के शर से डरती थी। लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर मना लिया कि भूख से मरने और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाऊं। और यूं मेरी जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। अस्पताल के सफ़ेद राहदारियों में घूमते हुए मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है और यहाँ हर इंसान अपनी अलग जंग लड़ रहा है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल मेरी वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत बन गई जो लोगों की निगाहों में खटकती थी। और मैं जहाँ से गुजरती मर्दों की हौस भरी निगाहें मेरा पीछा करती, जिससे मुझे शदीद घुटन महसूस होती थी। अस्पताल की दूसरी लड़कियां भी मुझसे हसद करने लगी थी, क्योंकि मैं सादगी में भी उन सबसे नुमाया नजर आती थी, और उनका ये रवैया मेरे लिए ज़हनी अजियत का बायस बनता था। लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। इसी दौरान अस्पताल में एक नए डॉक्टर का तबादला हुआ, जिनका नाम नासिर था। और वो न सिर्फ अपने काम में माहिर थे, बल्कि उनकी शख्सियत में एक ऐसी शराफत और वकार था जो मैंने आज तक किसी मर्द में नहीं देखा था, क्योंकि वो दूसरे डॉक्टरों के बरक्स मुझे कभी गलत नज़र से नहीं देखते थे। उनके बात करने का अंदाज इतना मुहज़्ज़ब था कि मैं बेइख्तियार उनकी तरफ खिंची चली गई, और मेरे दिल के किसी कोने में उनके लिए एक ऐसी जगह बन गई जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा न था। लेकिन मैं अपनी औकात से बखूबी वाकिफ थी कि एक गरीब हेल्थ वर्कर और एक आला तालीम याफ्ता डॉक्टर के दरमियान मीलों का फासला। नासिर की मौजूदगी मेरे लिए सुकून का बायस बनने लगी थी, और मैं दूर खड़े होकर उन्हें काम करते देखती रहती तो मेरी रूह को एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। हालांकि मेरी सहेली ज़ैनत अक्सर मुझे टोकती थी कि मैं ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आऊं, क्योंकि बड़े लोग कभी गरीबों को अपना शरीक हयात नहीं बनाते। मैं इस हकीकत को जानते हुए भी अपने दिल को काबू मैं ना रख सकी, और दिन रात खुदा से यही दुआ करती थी कि काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि मुझे नासिर का साथ मिल जाए। लेकिन मैंने कभी उनके सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत नफ्स बहुत अजीज थी। कुदरत को शायद मुझ पर रहम आ गया था, क्योंकि एक दिन जब मैं वार्ड की तरफ जा रही थी तो फर्श पर फिसलन की वजह से मेरा पाँव बुरी तरह मुड़ा
और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को इमरजेंसी बेड पर पाया, जहां डॉक्टर नासिर खुद मेरी मरहम पट्टी कर रहे थे। उनके चेहरे पर मेरे लिए जो फिक्र और इज़्तिराब था, उसने मेरे दिल के जख्मों पर मरहम का काम किया। और उन चंद दिनों में जब मैं बेड रेस्ट पर थी, नासिर ने जिस तरह मेरी देखभाल की, उसने हमारे दरमियान मौजूद अजनबियत की दीवार को गिरा दिया। वो रोज़ाना कई बार मेरा हाल पूछने आते और उनकी बातों से मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद उनके दिल में भी मेरे लिए वही जज्बात पनप रहे हैं जो मैं बरसों से छुपाए बैठी थी, क्योंकि उनकी नज़रों की चमक बहुत कुछ बयान कर रही थी। जब मैं ठीक होकर दोबारा ड्यूटी पर आई तो नासिर मुझसे मिलने के बहाने ढूंढने लगे, और अगर मैं किसी दिन उनके वार्ड की तरफ ना जाती तो वो खुद चलकर मेरे पास आते और मोहब्बत भरा शिकवा करते कि मैं उन्हें नज़रअंदाज क्यों कर रही हो। उनकी इस दीवानगी ने मुझे यकीन दिला दिया कि अब मैं इस दुनिया में तन्हा नहीं हूँ और मेरा ख्वाब हकीकत का रूप धारने वाला है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये खुशी महज एक आर्जी शराब है जो मुझे बहुत बड़े तूफान की तरफ ले जा रहा है। एक सहपहर नासिर ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया और मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त थम गईं जब उन्होंने इंतहाई संजीदगी से मेरा हाथ थामकर मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना पसंद करूंगी, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहते थे। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, जहां मुझे लगा कि कायनात की तमाम खुशियां मेरे आंचल में सिमट आई है। और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि मैं तो पहले ही उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी और मुझे उनकी बातों पर कामिल यकीन था। हम घंटों बैठकर अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते और मैं उन्हें बताती कि मैं उनके घर को किस तरह जन्नत बना दूंगी, और नासिर भी वादा करते कि वो मुझे वो तमाम खुशियां देंगे जिनसे मैं आज तक महरूम रही थी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अभी हमें अपने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखना होगा, क्योंकि उनके घर वाले एक गैर खानदान की लड़की को कबूल नहीं करेंगे। मुझे उनकी इस बात पर थोड़ा ताज्जुब तो हुआ, लेकिन मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली और मैं अपनी माँ को भी कुछ ना बता सकी। हालांकि वो मेरे चेहरे की बदली हुई रंगत देखकर अक्सर सवाल करती थीं कि मैं इतनी खुश क्यों रहने लगी हो। वक्त गुजरता गया और जब मैंने नासिर पर जोर दिया कि वो अपने वालिदैन को मेरे घर भेजे, तो उन्होंने इंकिशाफ किया कि उनके घर वाले सख्त मुखालिफ हैं और उन्होंने नासिर की शादी उनकी कज़न से तय कर दी है, जिसकी वजह से वो बहुत दबाव में है। नासिर ने मुझे मशवरा दिया कि अगर हम हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं तो हमें घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। और मैं जो अपने वालिदैन की इज्जत की मुहाफिज थी, नासिर की मोहब्बत में इतनी पागल हो गई कि मैंने अपनी चादर और चार दीवारी का भी ख्याल न किया। वो रात मेरे लिए अजियतनाक थी जब मैंने एक मुख्तसर से बैग में अपने चंद कपड़े रखे और सोते हुए वालिदैन और बहन भाइयों के चेहरे देखकर खामोशी से घर की दहलीज पार कर ली, क्योंकि मेरे सर पर नासिर की मोहब्बत का भूत सवार था। हमने अदालत में जाकर निकाह कर लिया और नासिर के दो दोस्त इस गुनाह अजीम के गवाह बने। लेकिन इस वक्त मुझे वो गुनाह नहीं बल्कि अपनी जन्नत के हालात बना यक लग रही थी। हालांकि मेरा ज़मीर अंदर से चीख रहा था कि मैंने अपने बूढ़े बाप की पगड़ी उछाल दी है। नासिर ने मुझे एक अलग घर में रखा और वादा किया कि जैसे ही हालात साजगार होंगे वो मुझे अपने वालिदैन के सामने ले जाएगा और तब तक मैं इसी घर में छुप कर रहूंगी। निकाह के बाद के 6 माह किसी ख्वाब की तरह गुजरे, जहां नासिर सुबह अस्पताल जाते और शाम को मेरे पास आते और हम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। लेकिन मुझे अक्सर अपने वालिदैन का ख्याल तड़पाता था कि वो मेरी जुदाई में किस हाल में होंगे और मुआशरे के ताने कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। नासिर अक्सर रात के अपने वालिदैन के घर चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शक से बचना था, और मैं अकेली इस बड़े घर में उनका इंतजार करती रहती। लेकिन मुझे कभी उनकी नीयत पर शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं उन्हें अपना सब कुछ मान चुकी थी। अचानक नासिर के रवैये में तब्दीली आने लगी
वो अब ज्यादातर परेशान रहने लगे थे और मुझसे बात करते हुए उनकी नजरें चिराने लगी थीं, गोया वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। और मेरी छठती हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक शाम जब वो घर आए तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और उन्होंने रोते हुए बताया कि उनके घर वालों को हमारे निकाह का पता चल गया है और अब उन्होंने नासिर को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो मुझे तलाक दे दे या फिर वो उसे आग कर देंगे। नासिर की जबान से अलहदगी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने उनके पांव पकड़ लिए कि मैंने उनकी खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब वो मुझे इस तरह बेच मुंझधार में नहीं छोड़ सकते। लेकिन नासिर की ममता और बाप की इज्जत मेरे प्यार पर भारी पड़ चुकी थी। इसी रात नासिर के वालिदैन और भाई इस घर में धावा बोलकर दाखिल हुए और उन्होंने मेरे साथ वो बदसलूकी की जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे घर से भगी हुई बद किरदार लड़की करार दिया और मेरा सामान घर से बाहर फेंक दिया। नासिर वहां खामोश खड़ा सब देखता रहा। उसने एक लफ्ज भी मेरे हक में नहीं बोला, गोया वो मुझे जानता ही ना हो। और उसकी वो खामोशी मेरे दिल पर खंजर की तरह लगी, क्योंकि जिस शख्स के लिए मैंने कायनात छोड़ी थी वो अपनी माँ के एक इशारे पर मुझे छोड़ने को तैयार बैठा था। नासिर के घर वालों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला और कहा कि वो मुझे मेरे वालिदैन के पास छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब नासिर की शादी उसी लड़की से हो रही है जो उन्होंने पसंद की थी और मेरा उनकी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं बचा था। जब गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी तो रात का आखिरी पहर था और जैसे ही मेरे ससुर ने दरवाज़ा खटखटाया, मेरी माँ ने बाहर निकलकर मुझे देखा तो उनकी आंखों में मोहब्बत की जगह नफरत और हकारत थी, क्योंकि मैं उनकी इज्जत खाक में मिलाकर गई थी। मेरे मामू ने मुझे घर के अंदर कदम भी नहीं रखने दिया और साफ कह दिया कि इस घर के दरवाजे मुझ जैसी लड़की के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और अगर मेरा बाप मुझे देख लेगा तो वो गैरत के नाम पर मुझे कत्ल कर देगा। नासिर के घर वाले मुझे वहां छोड़कर चले गए और मैं सड़क के बीचों बीच अकेली खड़ी रह गई, जहां ना कोई सहारा था और ना कोई छत, जबकि मोहल्ले के लोगों ने भी अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर लिए थे, क्योंकि मैं एक निशाने इबरत बन चुकी थी। मैंने रो रो कर अपनी माँ से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए कि मैं चली जाऊं, वरना मेरी छोटी बहनों के रिश्ते नहीं होंगे। और यूं मैं अपनी ही दहलीज से धुतकारी हुई एक लावारिस लाश की तरह वहां से चल पड़ी। बेबसी के इस आलम में तहमीना ने एक बार फिर मेरा साथ दिया और मुझे हॉस्टल में पनाह दिलवाई, जहां मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारे और बड़ी तगोदो के बाद मुझे दोबारा उसी हस्पताल में नौकरी मिली जहां नासिर काम करते थे, लेकिन अब वहां से जा चुके थे। सुना है कि नासिर अपनी कज़न के साथ बहुत खुश हैं और उनकी जिंदगी में मेरा कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहा, जबकि मैं आज भी उनके निगाह में हूँ और इसी उम्मीद पर जी रही हूँ कि शायद किसी दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वो मुझे ढूंढने आए। मेरे वालिदैन ने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया और मैं एक जिंदा लाश बनकर उस माशरे में सांस ले रही हूँ जहाँ औरत की एक गलती उसका पूरा मुस्तकबिल अजाड़ देती है। और मैं तमाम लड़कियों को यही नसीहत करूंगी कि कभी भी मोहब्बत के नाम पर अपने वालिदैन की इज्जत का सौदा न करें। आज मैं तन्हा हूँ, बेघर हूँ और मेरी रूह जख्मी है, क्योंकि मैंने जिस प्यार को खुदा समझा था वो महज एक धोखा था जिसने मुझे कहीं का ना छोड़ा और अब मेरी जिंदगी सिर्फ एक पछतावा बनकर रह गई है।